जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक महामैराथन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हमने पिछले 2 इयर्स के पेपर को आपके लिए क्लब कर दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट्स, यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, यानी जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है ये किसके द्वारा लीड किया गया। तो मैं आपको बता दूं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा लीड किया गया। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो पूछा गया है, असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया 1920 में, यानी अगर 5 सितंबर का डेट था शायद, तो जो ईयर था वो तो श्योर है कि 1920 था। 1920 में ये असहयोग आंदोलन चलाया गया। और क्यों चलाया गया? कि बिकॉज ऑफ द रोलेट एक्ट। जो क्वेश्चन अगला नीचे है अभी, कि रोलेट एक्ट के माध्यम से चलाया गया, के वजह से चलाया गया, माध्यम से नहीं चलाया गया। इसका होना, रोलेट एक्ट जो आया था, इसका होना बहुत, इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं कि क्यों महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, रोलेट एक्ट पास हुआ। अब देखिए रोलेट एक्ट पास हुआ तो आपको बता देता हूं, जो रोलेट एक्ट था वो 1919 में पास हुआ। और ये जो है 1919 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो चल रहे थे स्वतंत्रता का संग्राम के लिए, जो छोटे छोटे जो आंदोलन भारत में चल रहे थे, उसके दमन के लिए इसको बनाया गया। तो जो महात्मा गांधी ने जो क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बना हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता का संग्राम जो भारत का जैसे चल रहा था उसको कुचलने के लिए बना था। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी रोलेट एक्ट पास हुआ। अब महात्मा गांधी जी ने, अब रोलेट एक्ट के वजह से, रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट में यह था कि बिना, इसको कहा जाता है भारत का ब्लैक, जो भी है ब्लैक लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उस समय माना गया, कहा गया। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि ये बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून है। ठीक है, यानी इसमें कोई आप अपील नहीं कर सकते, मतलब आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कारण बताए आपकी गिरफ्तारी, किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसमें आपको कोई अपील नहीं कर सकते, कोई आपकी दलील यानी कोई कुछ काम नहीं आएगी कि ये नहीं वो नहीं, कोई सफाई नहीं, सीधे आपको अंदर। तो ये काला कानून माना गया। अब इसके वजह से जलियनवाला बाग भी हुआ। अब उसका भी तिथि याद रख लीजिए। जलियनवाला बाग जो हुआ वो भी क्या, वो 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ, क्योंकि रॉलेट एक्ट की वजह से कई लोगों की गिरफ्तारियां कर ली गई उसमें। ठीक है, और जब इसके लिए क्या कहते हैं, जलियांवाला जो बाग था, जलियांवाला बाग, उसमें एक सभा बुलाई गई। ठीक है, लोग इस पे अपना विचार रखने के लिए बुलाया गया था। तभी उसमें क्या हो गया कि जो जनरल डायर था, वो उसको सूचना मिल गई कि यहाँ सभा हो रही है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही है। तो वो अपने सैन्य दल बल के पास साथ बहुत पहुंच गया और गेट बंद कराकर उसने सारे भारतीयों पे गोली चलवा दी। तो इसी की वजह से जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। और ये नरसंहार वजह बना किसका वजह बना? असहयोग आंदोलन का, और जिसको भारत से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अब देखिए एक क्वेश्चन और, बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो लंबा हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। और ये जो जलियांवाला बाग से की वजह से असहयोग आंदोलन चला, और असहयोग आंदोलन चलते हुए जो 1922 का समय आया, फरवरी 1922 में 4-5 तारीख, 3 से 5 के बीच का डेट था। तो जो चौरी चौरा हमारे पास ही में, आप जानते हैं हम लोग गोरखपुर के हैं और चौरी चौरा के बहुत पास रहते हैं। तो उसमें उसी की वजह से चौरी चौरा का कांड 1921 में चौरी चौरा का वो जो क्या कहते हैं, थाने को फूंक दिया गया भारतीय द्वारा, अंग्रेजी सैन्य दल बल के साथ पूरे थाने को आग लगा दी गई और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वहीं वापस ले लिया। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाद में कभी वीडियो लेक्चर समय मिलेगा तो आपको इन सबों पे अच्छा लेक्चर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत एफर्ट लगाकर आपके लिए बहुत सारे फैक्ट डेटा कलेक्ट करके ही आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करता हूं। मेरा प्रीवियस पेपर करने का ये नहीं है कि बस ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मुझे पता है थोड़ा मैं समय आपका ले रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है, इसमें बहुत सारी एडिशनल जानकारियां दे रहा हूं जो प्रश्न पत्र में आपके आगे पूछे जा सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया, यानी बाय विच एक्ट द काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएटेड। तो काउंसिल ऑफ इंडिया का क्रिएशन, अब देखिए ये क्वेश्चन इतना, ये सब क्वेश्चन आजकल प्रश्न इतने विवादित पूछे जा रहे हैं जिसका कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए ओरिजिनली जो किया गया, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि क्यों ऐसा। तो 1833 में 1833 में काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओरिजिनल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत स्थापित किया गया, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको बाद में बता दे रहा हूं कि इसको रिवाइज कर दिया गया और वो समय आया 1858 का, और वो समय क्या कहलाया 1858 का वो टाइम था जब इसको रिवाइज किया गया। तो इसके हिसाब से जो द काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्रिएटेड, ये कह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया क्यों कह रहा है, इसको सीधे करना चाहिए रिवाइज दिया जो भी है उसमें क्या हुए, तो वो 1858 था, बाय द एक्ट ऑफ 1858। अब राइट आंसर होगा, वो दूसरी बार मॉडिफाई किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हुआ 1833 में क्रिएट किया गया, जो भी है, ठीक है, एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट अंडर विच एक्ट द डायरकी एस्टेब्लिशमेंट एट द सेंटर, यानी डायरकी जिसको कहते हैं, स्टूडेंट आपको पता होगा डायरकी क्या है, यानी द्वैध शासन। तो कह रहा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ये अभी की बात नहीं कर रहा, ये अभी वैलिड नहीं है। तो डायरकी क्या था, डायरकी की थियरी देखिए, लियोनार्ड कार्टिस ने, जो कार्टिस था, ही वाज द कार्टिस ने ये अपनी किताब डायरकी, उसकी पुस्तक ही है डायरकी, उसकी किताब, तो लियोनल कार्टिस, तो कार्टिस ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कार्टिस, लियोनल कार्टिस, और उसकी बुक का नाम था डायरकी। तो अगर आप कई जगह द्वैध शासन को सीधे अंग्रेजी में लिखा हुआ आजकल प्रश्न पत्र में आ जाता है डायरकी, तो डायरकी आप समझिए द्वैध शासन को कहते हैं, और इसकी किताब का नाम भी डायरकी था। उसने कहा कि 1919 में, सॉरी, डायरकी का इसने सिद्धांत दिया और उसने बताया कि इसने कहा कि जब, मतलब इसका तात्पर्य यह था, इसमें इसने सिद्धांत को देकर बताया कि जब दो शासक एक शासन, यानी जो टू सेंटर होते हैं, जब दो शासक होते हैं, जैसे भारत पे अंग्रेजों का शासन था, फिर भी कुछ नवाब, कुछ राजा अपना क्षेत्र चला रहे थे। तो अब एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे 1965 बंगाल, जैसे 1765 में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अगर एग्जाम्पल के ले लें कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये जो राज्य थे, तो इसका भू राजस्व कर वसूल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि वहां पे नवाबों का शासन था। तो इस तरह से दो पॉलिसी, यानी एक सत्ता का संचालन जब दो शासक द्वारा तय होता है, तब जाके उसको द्वैध शासन यानी डायरकी कहते हैं। यानी नाम के लिए वो बस पपेट राजा थे, जो नवाब आप रह गए थे, वो क्या रह गए थे अंग्रेजी सत्ता के अंदर, पपेट, जो वो दबाव डालते वो मान लेते। तो अब कर वसूलने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी। तो दो शासन समझ में आया कि सत्ता चल रही थी नवाबों की और डायरकी चल रही थी, मतलब जो दूसरा डायरकी का प्रोसेस चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो प्रांतीय सरकार होती है, जो इन दिस प्रोसेस द रीजनल गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू कंप्रोमाइज विद द अनदर गवर्नमेंट, जो रीजनल गवर्नमेंट होती है इसको फोर्स किया रहता है कंप्रोमाइज करने के लिए दूसरे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डायरकी क्या है। डायरकी, तो इसका राइट ये आया था कब, 1919 में, इसी को डायरकी एक्ट, ये जो है ये 1919 का एक्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। और इसको लाने वाला कौन था, तो लियोनल कार्टिस। आप मेरी बात को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी किताब भी 1919 के आसपास ही आई थी और 1919 में ही इस रूल को लागू कर दिया था। तो अगला प्रश्न पूछा था, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन का मैं आंसर काफी खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एग्जैक्टली मैं पा नहीं पा रहा था कि इसमें ये तो बता रहा है कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया था, लेकिन मुझे ये इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ बातें मुझे जो क्लियर हो पाई इस क्वेश्चन से, कि कह रहे जो अंतरिम गवर्नमेंट बना, यानी इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो वो कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इंटरिम गवर्नमेंट हुई 1946 के लिए, ये इलेक्शन कराने के लिए अंतरिम सरकार थी आजादी से जस्ट पहले। तो इसमें जो है, जो प्रेसिडेंट था, देखिए प्रेसिडेंट कौन था, वो वाइस राय था, जो, ठीक है, वीवेल, ठीक है, वीवेल जो था वाइस राय था, वो प्रेसिडेंट था, बाद में माउंटबेटन हो गए। और जो वाइस प्रेसिडेंट था, तो JL नेहरू इसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, इनको हम कहेंगे ये वाइस प्रेसिडेंट, VP। तो जो वाइस प्रेसिडेंट इस जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था वो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रेसिडेंट क्या था, वो वाइस राय था, वीवेल था, ठीक है, वीवेल। अब जो यहाँ से C राजगोपालाचारी ही
मुझे लगता है कि वो डिप्टी चेयरमैन थे, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। और इनको इनको क्या दिया गया था, इनको उपाध्यक्ष माना गया, हेड ऑफ एजुकेशन। तो और ये साथ ही साथ एजुकेशन का क्षेत्र देख रहे थे। इनको चुनाव के बाद किसकी जिम्मेदारी, क्या चीज, चुनाव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कराया था, तो उसमें एजुकेशन और आर्ट्स की जिम्मेदारी इनको मिली थी, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। तो एजुकेशन एंड आर्ट्स की जिम्मेदारी इनको मिली हुई थी। इसी तरह से कई लोगों को कई जिम्मेदारियां दी गई उसमें। तो जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिन्ना को जो जिन्ना है, जो पाकिस्तान के फाउंडर है, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला हुआ था, ठीक है। इसी तरह कई लोगों को कई डिपार्टमेंट दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी मेरे हिसाब से। अगर स्टूडेंट्स इसमें आपका कोई क्लियर आंसर मिलता है तो बुक्स तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मुझे मेरे हिसाब से मैंने जितना रिसर्च किया सी राजगोपालाचारी ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका क्या आंसर होगा, कह रहा है इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन वाइस राय तो सी राजगोपालाचारी। अगर मैं कहूं कि देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट इंडियन वाइस जो है गवर्नर जनरल, तो वो कौन था, सी राजगोपालाचारी, वाइस राय जो भी है गवर्नर जनरल। और कहूं कि अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो एक विदेशी यानी लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन वो इंडियन नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भी वो गवर्नर जनरल बना, और वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और अगर भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स आर देयर, तो आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनुमरेशन, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यानी तो समझ में आ रहा है कि कितने एक्ट और कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये क्वेश्चन जो है इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि जो भी है इस समय मैं बता दूं स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली 400 प्लस आर्टिकल है, ठीक है। तो अगर बात करूं तो 470 के आसपास अनुच्छेद हैं, ठीक है। आर्टिकल्स 470 के आसपास है इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कह रहा 390, 395, 300 और 400। तो यहां से मैं बता दूं कि एग्जैक्टली इस समय 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं, जो इसको 12 अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है, यानी 12 शेड्यूल्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है जब 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 इसका संविधान का वो हुआ तो 395 395 आर्टिकल के साथ, लेकिन शेड्यूल 8 थे अभी भी। और जिसको बाद में संशोधन यानी संविधान संशोधन, आपको पता है कि जो री अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 105 टाइम्स से बार हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जोड़ लिया गया है, तो कुल अब जो शेड्यूल हो गया है वो 12 शेड्यूल हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें अभी वर्तमान में, तो 470 के अराउंड ये पहुंच गया है, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें संशोधन के थ्रू 470 पहुंच गया है, लेकिन वो पुराने को लेके चलते हैं। तो राइट आंसर अगर इन ऑप्शनों में से हमको करना होगा तो हम इसी को करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अभी जान लेंगे 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं विथ 12 शेड्यूल्स। ये राइट आंसर अगर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड हैज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो संविधान संशोधन है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा वर्ड जोड़ दिया गया है। तो अगर स्टूडेंट्स इसकी बात करूं कि कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, तो देखिए ये जो वर्ड जोड़ा गया वो था कि सोवरेन। ऑप्शन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यानी लोकतंत्र समाजवादी, बी करा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल, सी करा जस्टिस न्याय, डी करा सोशलिस्ट सेकुलर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा कि वो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है पहले, इससे पहले यानी 42nd अमेंडमेंट। और ये होने से पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ये जब क्या कहते हैं इमरजेंसी लगी हुई थी, तब ये स्वतंत्र ये क्या कहते हैं सुधार हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया, ठीक है, इमरजेंसी के समय। और इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया और इसको, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट रिपब्लिक, इससे पहले भारत पंथ निरपेक्ष देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था। इस बात को आप ध्यान से जान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यानी सेकुलर कंट्री, हम कहते हैं ना हम सेकुलर है, तो इसको इमरजेंसी के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इज द प्रीएम्बल यानी उद्देशिका क्या है, जो प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी उद्देशिका, वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का भाग। उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। हायर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं। नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं। नन ऑफ दी, तो इनमें से नहीं। तो ये सारे ऑप्शन आपके
ये जो सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ये नहीं होंगे, ठीक है, ये पहला ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैड बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। तो अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप भारत में है ना, ये कहाँ से लिया गया स्टूडेंट्स, आपको बता दूं जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अलग अलग जगहों से अलग अलग रूल्स हमारे संविधान में लिए गए, तो हमने आप देख लीजिएगा अमेरिका से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, इन सबका आप चेक करके जाएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि सिंगल सिटीजनशिप को जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ही वीडियो काफी लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं आपको अनावश्यक बातें नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आप इसको जरूर देख के जाइएगा लेकिन, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने POL 101 नहीं मेरा वीडियो देखा है या तो वो एक बार आप जाके इसको एक बार देख लीजिएगा, इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एक दूसरे प्रश्न पत्र से आ जाते हैं इस प्रश्न पत्र में, यानी कई सारे क्वेश्चन एक्सचेंज होते रहते हैं, तो जरा उसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। अब इस स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा एक बात और, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बाजार में हैं जिसमें बहुत सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी क्वेश्चन बैंक का, स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आप वेरीफाई करके जाइएगा वरना आपको एग्जाम में लॉस हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारे आंसर गलत है, उसमें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन इंडिया, सॉरी, तो कह रहा निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है। तो भारत में से नागरिकता निर्धारण यानी जो कौन डिटरमाइन करेगा कि इंडिया का सिटीजन है कि नहीं, यानी कौन ये बताएगा कि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है कि नहीं, और इसको इसका निर्धारण कैसे होगा, तो ये कौन करेगा, न्यायालय करेगा, संसद करेगा, राष्ट्रपति करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको डिसाइड करेगा संसद। अभी आपने देखा ना कि जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, और तो इनको भारत में क्या दी गई है, सिटीजनशिप देने की बात कर दी गई है, ठीक है। यानी जो लोग प्रताड़ित हैं हमारे पड़ोसी देशों में उनको भारत की सिटीजनशिप, और खास करके जो अल्पसंख्यक वर्ग प्रताड़ित है उसी को सिटीजनशिप देने की बात की गई। तो ये कैसे होता है, ये संविधान के थ्रू ही संभव है और ये संभव हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों को कौन बचाता है, उसका संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकार तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे संविधान की वजह से हो सकता है, मेरे को नहीं लगता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भी रक्षक है। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर होगा, देने वाला तो संविधान है लेकिन प्रोटेक्टर उसका रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। कोई मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। चलो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूलभूत कर्तव्य दिए गए। तो आर्टिकल जो ये कह रहा है पार्ट 4A, अब ये स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें कुछ और एडिशनल बातें बता देता हूं, जल्दी जल्दी बता, मतलब मन नहीं मान रहा कि आपको ना बताऊं, सीधे आंसर ना। तो ये आर्टिकल जो है आपका, ये आर्टिकल 51A का, ये 15A में इसकी बात की गई है, 15A पार्ट 4A, यानी इसका एग्जैक्टली ये 15A पार्ट 4A होगा, के अंतर्गत कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो ये किसमें अगर पूछ देता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें, तो आप जानेंगे ये आर्टिकल 15A में इसकी बात होती है, 15A के पार्ट 4A में इसकी बात होती है, चौथे नंबर भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने फंडामेंटल है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 इन नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राजनीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, साम्यवादी राज्य यानी स्टैब्लिश कम्युनिस्ट या स्टैब्लिश कैपिटलिस्ट, बिल्कुल नहीं। कह रहा है फिर टू स्टैब्लिश एन ऑटोक्रेटिक स्टेट, निरंकुशवादी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या, वो भी देख लेते हैं, टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वन नीड नॉट टू सेक्रीफाइस द अदर, द जुडिशरी सेड दिस। कह रहा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए एक के लिए दूसरे का त्याग करना आवश्यक नहीं है, ये किसने कहा था। तो अब ये पूछ लिया है, ये केस को पूछ रहा है, भैया किस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, यानी पूरक है। जो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये कहा गया कि, और ये भी कहा गया कि दे वन नॉट नीड टू सेक्रीफाइस फॉर अदर। तो ये स्टेटमेंट कहा गया केशवनाथ भारती का जो ये डिस्प्यूट है किसके खिलाफ हुआ था, तो बता दे रहा हूं केशव
केशव नंद, सॉरी नाथ कह दिया, केशव नंद भारती का जो ये डिस्प्यूट था वो वर्सेज केरल गवर्नमेंट के था। किसके? वर्सेज केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये केरला गवर्नमेंट इसको एग्जैक्टली बोलते हैं लॉ की भाषा में केशव नंद भारती वर्सेज केरला गवर्नमेंट का ये मामला था, केरला गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करा, द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर। इमरजेंसी पावर कितने प्रकार की हैं? गवर्नमेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन पावर कितने प्रकार की है? तो ठीक है, द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर। ठीक है, तो ये क्या, इसका जो ये हो जाना चाहिए कि ये 3 प्रकार की हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हो जाएगा। और वो क्या क्या तीनों टाइप्स हैं? नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। ये क्या जाएगा? राष्ट्रीय वाली, नेशनल, स्टेट यानी राज्य की, और तीसरा है वित्त की, फाइनेंशियल। और तीसरा जो कहलाएगी वो फाइनेंस की कहलाएगी, फाइनेंशियल यानी वित्तीय है। तो ये 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। चलिए, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? ये सीधे मैं बता देता हूं, आपको भी पता होगा, प्रेसिडेंट करता है और कोई नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ये याद रखिएगा। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कराता है? चीफ जस्टिस करवाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा, द मिनिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा। लोकसभा में चुने जाने के लिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मन करे क्या पता आने वाले समय लोकसभा इलेक्शन लड़ने का, तो आपकी उम्र कितनी चाहिए? राइट आंसर है 25 ईयर्स। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म, इसको पलट के पूछ लेगा, कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लीजिएगा। टर्म ऑफ राज्यसभा एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कितना समय का है टर्म, क्या है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, 5 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी एक्सपायर ओवर 2 ईयर्स, एक्सपायर एवरी 5 ईयर, एक्सपायर 6 ईयर। नॉट एंडिंग सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट एंडिंग सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा नेवर डिजॉल्व्स, राज्यसभा नेवर डिजॉल्व। इस बात को एकदम हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके 2/3 सदस्य क्योंकि फ्रीक्वेंटली रिटायर होते रहते हैं, इसलिए कभी खत्म ही नहीं होती, कभी पूरी तरह से भंग। ये नहीं है कि लोकसभा में सरकार गिर जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसमें 2/3 जो इसके मेंबर हैं वो कंटिन्यूअसली रिटायर होते रहते हैं और नए मेंबर आते रहते हैं, इसलिए ये भंग नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करा, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक वो ये होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट का अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है कि अगर बात करूं कि जो राज्यपाल ही होता है, वो जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बात की जाए तो वो पावर, इस तरह की पावर किसके पास है? तो सेंटर में इस तरह की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, तो स्टेट का की बात कर रहा है, स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्यपालिका का, तो वो राज्यपाल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। स्पीकर ऑफ स्टेट, सॉरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज राज्यपाल, द गवर्नर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। कौन स्टूडेंट्स? चलिए मैं बता देता हूं, द राइट आंसर इज सुचित्रा कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुचेता कृपलानी। और अगर ये कब से कब तक रही है? उत्तर प्रदेश की। ये कहाँ की ये रही है मुख्यमंत्री? यूपी की ही रही है। कब से कब तक रही है? 1963 से 67 तक। 1963 में बनी और 67 तक रही। ठीक है, ये क्या रही? 67 तक यूपी की चीफ मिनिस्टर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बात और बता देता हूं, इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू की जो बात कर रहा है, तो ये क्या रही है? ये गवर्नर रही है। ये क्या रही है? गवर्नर रही है। कब बनी है? स्वतंत्रता जब भारत को मिली है 47 में। भारत की गवर्नर, उत्तर भारत की प्रथम महिला गवर्नर। और कहाँ की गवर्नर? वो भी यूपी की ही बनी है। ठीक है, 47 से लेकर 49 तक। ठीक है, यानी सुचेता कृपलानी से पहले पहली महिला ये बन चुकी थी जो गवर्नर थी, और सुचेता कृपलानी क्या बनी? वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर, जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सुचेता कृपलानी होगा। मैंने सरोजिनी नायडू को बता दिया कि वो प्रथम गवर्नर है महिला। द रिटायरमेंट एज इन द सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी जो जज की रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, याद रखिएगा। जो हाई कोर्ट था उसमें 62 ईयर्स था पहले, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी 65 ईयर्स कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में तो 65 ईयर्स है। ठीक है, राइट आंसर 65 ईयर्स।
अगला क्वेश्चन कर रहा है हु हैव द फाइनल राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंटरप्रेट करने का अधिकार किसको है? संविधान को कौन समझा सकता है भैया कि संविधान में ये लिखा है, इसका एग्जैक्टली अगर कोई बात पे विवाद हो जाए कि नहीं इसका ये मतलब है तो इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, कोई और नहीं समझा सकता है कि इसका एग्जैक्टली मतलब अगर किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दो लोगों में, किसका मतलब ये है, नहीं नहीं इसका मतलब ये होता है, जैसे शब्दों का जब खेल हो जाता है, अगर समझने में दिक्कत होती है तो इसको इंटरप्रेट करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी इंटरप्रेट मतलब उसको समझाने का, उसकी व्याख्या वही करता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। अब हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको देता है भैया? ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट कैसा लग रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जज अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। याद रखिएगा, इसमें हाई कोर्ट बस पूछा है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसी को सौंपेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। और कुछ मत देखिएगा, चीफ जस्टिस को नहीं सौंपेगा, उस राज्य के न्यायालय को नहीं सौंपेगा, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए? गलत, दीज आर रॉन्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है जिले का, यहाँ कह रहा है राज्य का, और पॉलिटिक्स में स्टेट मतलब कंट्री भी हो जाती है, तो क्वेश्चन का तो कुछ तुक ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए किसी को दिया ही नहीं है, तो यानी हम सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पे राज्य की तो बात नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। यानी अगर जिले की बात हो रही है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, ना कि स्टेट। और वो क्या होगा? जिला न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? जिला न्यायाधीश। इसी को सेशन जज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर ये नहीं हो के सेशन रहे, SESSION, सेशन जज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हु हैज पावर टू नॉमिनेट द मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। ये बहुत पुराना ये क्वेश्चन आ तो गया था, लेकिन आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अब ये इस तरह का एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भारत में मनोनीत करने का अधिकार अब किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। और 2019 में इसको क्या कर दिया गया है? जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है इसके द्वारा इसको खत्म कर दिया, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मनोनीत किया, क्योंकि ये तो चुन के तो आते नहीं है, ये कुछ सीमित संख्या में उसी में से लोगों को चुनना होता है, तो ये प्रतिभा के अनुरूप नहीं होता, ये बस किसके हो, ये रेस यानी जो उनकी नस्लों के आधार पे करना रहा था, तो सरकार ने इसको खत्म कर दिया और माना कि बहुत कम इंडो एंग्लिकन बचे हुए हैं। और 126 अगर बात करें 126 कॉन्स्टिट्यूशन सुधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसको मनोनीत कौन करता है? तो कौन करता है? स्टूडेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास है। किसी भी जो, और अब देखिए दो, जैसे सचिन को भी चुना गया है, रेखा जी को चुना गया था, तो ये लोग मनोनीत सांसद हैं, लेकिन ये इंडो एंग्लिकन नहीं है। जो लास्ट दो इंडो एंग्लिकन कौन थे? वो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे दो भारतीय हैं, जो हे है जॉर्ज बेकर, यही लास्ट दो मनोनीत इंडो एंग्लिकन सांसद थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। तो फैमिली कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में कब स्थापित की गई? तो स्टूडेंट्स ये 1984 में, जो कह रहे हैं 1984 का जो टाइम था, इस समय क्या कहते हैं परिवार न्यायालय अधिनियम जो आया था, यानी परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत 1984 में ये अधिनियम आया, और उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब कर दी गई? 1986 में, 2 अक्टूबर 1986 इधर राइट आंसर। और ये कब आया? तो 84 में ही ये अधिनियम आया था, और 86 में उत्तर प्रदेश में फैमिली कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। चलिए, कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद वो किसके लिए है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो है लोकसभा के प्रति, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा। ठीक है, और स्टूडेंट इसकी बात आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में की गई है। अगर ये कहें कि ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसकी बात किसमें की गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, भले ही वो जो भी प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठावान हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही किसके प्रति है? उत्तरदायी है, तो वो आपके लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ठीक है, और इसकी बात आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में, आर्टिकल 75 के जो 3 क्लॉज में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच शेड्यूल इज द सेंटर ऑफ स्टेट, सेंटर
विच शेड्यूल इज द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है डिफाइंड, यानी किस शेड्यूल में केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन किया गया है। तो इसको आर्टिकल 245 से 255 के पार्ट 11 में जो 7वां शेड्यूल में, ये 17 शेड्यूल में भी 7वीं अनुसूची में आता है, और इस 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया। और इस 7वीं अनुसूची में 245 से 255 के बीच में इसको आर्टिकल के बीच में ये इसके बारे में बातचीत की गई है। अगला प्रश्न क्या है, द स्टेट इन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज टू बी मेंशन्ड। अच्छा, कह रहा है कि इस वो विषय है जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और सरकार भी कानून बना सकती है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो आता है आपका, इसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जिसपे वो लिस्ट क्या कहलाती है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वो क्या कर सकती है, बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, यानी लॉस को कर सकती हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट करता है। इसमें क्या क्या आता है? तो स्टूडेंट, इसमें शिक्षा आती है, एजुकेशन, इसमें एजुकेशन होता है, ठीक है, शिक्षा होती है। दूसरा, इसमें जंगलों के बारे में कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकती है। ट्रेड, व्यापार को लेके, ठीक है, ट्रेड। अगला और जो भी है ट्रेड, मैरिज, यूनियन, इन सब पे राज्य का भी कानून चलता है। स्कूलों, यानी स्कूल देखिए, केंद्र सरकार की भी यूनिवर्सिटीज होती है, स्कूल होते हैं, राज्य सरकार की भी होती है, तो इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट इन विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 एप्लीकेबल। अब देखिए, अगर प्रश्न तो 371 के ऊपर पूछा है कि 371 का अनुच्छेद किस किस राज्य पे लागू होता है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 राज्य पे लागू होता है। कितने? 12 स्टेट पे लागू होता है। और ये स्टेट क्या क्या है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, आसाम है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो ये 12 स्टेट हैं। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके या देख के आप नोट वोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कोई पूछ देगा कि कौन सा इसमें 371 में ये कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा शामिल राज्य नहीं है, तो ऑप्शन यही 12 जो राज्य मैंने बताए, अगर वो होंगे तो होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। इनमें 12 राज्यों को रखा गया। और ये 12 राज्यों को क्यों रखा गया? सबके अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, कुछ ना कुछ सबको और राज्यों के मुकाबले छूट या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त दिए गए, यही है। अब जो 370 था जिसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया, वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य होने का दर्जा प्राप्त देता था, जिसके इसमें तो यहां तक कह गया था कि इस राज्य का अपना झंडा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें 370 आर्टिकल खत्म कर दिया गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया है। द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन यानी जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 324 में भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव की घोषणा करता है। जब जब जो कहते हैं कि वो लागू क्या कहते हैं, अब आचार संहिता जब लग जाती है तो चुनाव आयोग का वो मतलब चुनाव की घोषणा करना उसका काम है। आचार संहिता में आचार संहिता का पालन कराना, चुनाव संपन्न कराना, सब इसका काम है चुनाव आयोग का, और इसकी घोषणा की गई है अनुच्छेद 324 में। चलिए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यानी चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी चुनाव आयोग का काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं, शिवसेना उद्धव की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक ही सिंबल के लिए लड़ रही है कि दोनों को तीर धनुष चाहिए, शिवसेना का पुराना वाला चिन्ह। तो देखिए किसको मिटेगा? दोनों चुनाव आयोग में गए हैं, दोनों कहाँ निपटारा कर रहे हैं? चुनाव चिन्ह का बंटवारा चुनाव आयोग के पास गए हुए हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह के बीच हुआ था, तो ये सारा निपटारा कहाँ जाता है? चुनाव आयोग के पास जाता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना सी कह रहा है, और डी कह रहा है चुनाव को शांतिपूर्ण यानी अच्छे से पीसफुली कंडक्ट कराना। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इसका आंसर समझ कि चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये इनका काम नहीं है। देखिए, जब कोई असंतुष्ट हो जाए कि भैया हम आपके रिजल्ट से नहीं असंतुष्ट है, कोई पार्टी असंतुष्ट हो जाए कि एकदम क्या है, लेकिन निपटारा तो कई लोगों का मानना है कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, लेकिन अगर चैलेंजिंग हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि ये चुनाव वैलिड है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैधता वो बताएंगे, इन्होंने बस रिजल्ट दे देना है कि भैया ये जीत गए, लेकिन आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये लोग चले जाते हैं, तो ये सारा काम इनका हो जाता है, ठीक है। अब चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये चुनाव आयोग का हिसाब से, मेरे हिसाब से काम है। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है कि ऑप्शन डी सही हो, लेकिन अगर आपको कहीं पे प्रूफ मिल जाता है कि यहाँ पे सर ये सही होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी
ऑफ द टर्म ऑफिस, यानी भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, यानी कब राष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पैचमेंट प्रोसेस, बाई इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर। अब ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ये नहीं है कि अगर वो किसी मतलब किसी मुद्दे में गलत कामों में वो संलिप्त पाया गया तो उसको पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बिना उसको गिरफ्तारी उसकी नहीं की जा सकती है जब तक वो किसी कानूनी संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति बैठा रहता है, उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है आम आदमी की तरह। तो महाभियोग चलाकर ही उसको उसके पद से मुक्त करने के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर वो संवैधानिक पद पे तो उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, और उसको संवैधानिक पद से हटने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जैसे जिसको तख्ता पलट के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तख्ता पलट नहीं कहता है, सॉरी, ये तो ऑटोक्रेटिक में होता है कि इसमें उनका पावर दूसरे सरकार द्वारा छीन लिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, सेना और बहुत सारे देश है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, तख्ता पलट उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं है, महाभियोग का प्रोसेस है, सीधे जाने राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत के लोकतंत्र में जो प्रोसेस है वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज मिसाइल मैन, भारत का किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, ये तो सब आप जानते होंगे, वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी थे और साथ ही साथ भारत के प्रेसिडेंट तो थे ही, और बहुत ही रिनोन्ड साइंटिस्ट थे। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। न्यूक्लियर पावर आप समझ ही रहे होंगे, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। इनकी बायोग्राफी क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इग्निटेड माइंड भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच स्टेट सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा, लोकसभा में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य भेजता है, उत्तर प्रदेश भेजता है भैया। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और सबसे ज्यादा तो कौन भेजता है, उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 80 सीटों के आसपास है। इसके बाद जो नंबर आता है वो महाराष्ट्र का, जो ऑप्शन में नहीं दिया, महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें हैं मैं बता देता हूँ, 48 सीटें हैं। और इसमें से जो ऑप्शन दिया, बिहार के पास 40 सीटें, बिहार के पास 40, मध्य प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 29, 29, और राजस्थान के पास 25, राजस्थान के पास 25 सीट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूपी अपना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब आर नॉट टू बी फाउंड इन विच स्टेट, किस राज्य में जनजातियां नहीं है, अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में नहीं पाई जाती हैं। बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, और राजस्थान में है। बचा क्या, पंजाब में नहीं पाई जाती हैं। इसके हिसाब से स्टूडेंट, अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद मान के चलिए कि मैं इतनी जानकारियां आपको दे रहा हूँ कि ये सारी आपको काम आने वाली। अब 3 राज्यों में, भारत के मात्र 3 राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। वो 3 राज्य क्या क्या है, दिल्ली में कोई जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। दूसरा राज्य है भारत का, वो क्या है, 3 स्टेट है। दूसरा पंजाब, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। और जो तीसरा है, वो जो तीसरा कहलाता है हरियाणा, द थर्ड वन इज हरियाणा। इन तीनों, यही 3 राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। यह बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पंजाब है, अगर ऑप्शन बदल जाए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पेपर का, कह रहा है एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर टोटल 3 मेंबर होते हैं। टोटल सबको ले देके टोटल कितने हैं, 3 मेंबर, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य नहीं होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर होते हैं। तो चुनाव आयुक्त एक हो गया, तो बचे कितने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसको छोड़कर पूछा है, राइट आंसर 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन की सीरीज को कवर किया। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की। स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ा है, स्टूडेंट परवाह मत करिएगा, पूरा वीडियो देख के जाएगा। और मुझे पता है कि आप पेपर जो कह रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंध की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय कोई नहीं थे, महादेव, इसमें किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे, रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, कि ये जो रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंडियन ब्रिटिश एसोसिएशन से संबंधित थे। स्टूडेंट हमेशा की तरह छोटी छोटी बातें अब आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको नोट करिएगा, जो एग्जाम के लिए आपको की फैक्ट हो सकता है। स्टूडेंट इस जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था, इसकी, ठीक है, इसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो कहते हैं, कि कोलकाता भी कहते हैं, तो स्टूडेंट तो इसको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। स्टूडेंट इसकी स्थापना नोट करिएगा 1851 में, 1851 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई है, कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और स्टूडेंट इसके पहले अध्यक्ष का नाम नोट करिएगा, राजा राधाकांत देव।
राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष इस संगठन की, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे, ठीक है। और 1851 में स्थापना हुई, और इस जो ऑप्शन में से रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके सदस्य थे, जो बंगाल से थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ स्टूडेंट? स्वदेशी मूवमेंट पहली बार स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में, जब बंग भंग का आंदोलन। देखिए पहला ऑप्शन सही रहेगा कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? जब बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के हेडशिप में बंगाल को बांट दिया गया, तो 1905 में तो बंग भंग आंदोलन भी हुआ, और उसी आंदोलन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट दिया स्टूडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई जगह पूछे भी जाते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने गीता रहस्य नामक की पुस्तक की भी लिखी, की रचना की बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है। तो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति इसमें से क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को किससे पता चलता है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, बिल्कुल ये है। फिर 1905, ये तो उसके बाद आया। फिर 1922 और 1942। तो पहली बार राष्ट्रवादी भावना कब आई कि हम एक राष्ट्र के रूप में लड़े, अपने देश के विरोधी ताकतों से एक राष्ट्र एकजुट हो जाए? तो 1857 की क्रांति थी, जिसने भारत को क्या किया? एकजुट किया। तो इसी से नेशनलिज्म की पहली अभिव्यक्ति इसी से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर की किताब भी है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनी? तो स्टूडेंट आपको मैं बता देना चाहूंगा, या आपको पता भी होगा कि 1911 से पहले, 1911 से पहले जो राजधानी है वो क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। जो कैपिटल हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? कोलकाता हुआ करता था स्टूडेंट, ठीक है। और 1911 के समय से दिल्ली बना दी गई राजधानी ब्रिटिश काल में, और जो अब तक हमारी नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घटनाक्रम सही है? कौन सा मतलब जो इसका सीक्वेंसिंग ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा इवेंट का सीक्वेंस सही है। तो देखिए पहले इसमें स्टूडेंट सबसे पहले घटना इसमें असहयोग दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन दे रहा है, सविनय अवज्ञा दे रहा है, और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन स्टूडेंट जो कह रहा है कि ये तो सबसे पहले इसमें से क्या शुरू हो जाता है? सबसे एक नंबर पे शुरू हुआ है स्टूडेंट, अभी हमने आपको पढ़ा कि बंग भंग के समय स्वदेशी वाला आंदोलन शुरू हुआ, जो 1905 का समय था। तो 1905 में ये हुआ है। सविनय अवज्ञा 1932 में हो गया है आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 1905 में आपका स्वदेशी है। अगर आप ईयर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको लिए बहुत अच्छा होगा, कई बार ईयर ही पूछे जाएंगे। और सविनय अवज्ञा आपका 1932 में, नीचे से बताते चल रहा हूं, तो सविनय अवज्ञा नोट कर लेंगे, 1932 का हो गया स्टूडेंट। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, ये 10 साल बाद, 32 के 10 साल बाद 42 में, ठीक है। और जो असहयोग हुआ वो 1920 में हुआ, ठीक है, 1920 में। तो अब इससे हमको पता चल जाता है 1920 हमको पता चल गया। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाता है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, तो 4 नंबर सबसे पहले। उसके बाद फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, स्वदेशी 1905 में, असहयोग 1920 में, फिर 1932 में सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो 1942 में। तो दूसरा हो जाएगा सबसे अंतिम में, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है। कोई डाउट? आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय स्टूडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को आपको इस एग्जाम में देख के जाना है। तो इसका अधिवेशन 31 अक्टूबर 1929 को ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। डी तिथि थी 31 अक्टूबर की। और स्टूडेंट ये बताऊंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हेडशिप में, यानी प्रेसिडेंटशिप में इसका आयोजन किया गया, वो इसके हेड थे। और इसमें जो है, इसमें तय किया गया था कि भारत जो है वो अपना क्या करेगा, भारत का अपना राष्ट्र होगा। भारत अपनी जो स्वतंत्रता दिवस पहले तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में आने वाले दिनों में अपना झंडा हम फहराएंगे और मनाएंगे, ठीक है। बाद में स्वतंत्रता हमको 47 में मिली, और स्वतंत्रता दिवस क्या हो गया हमारा 15 अगस्त हो गया, और ये जो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मशहूर हुआ। लेकिन 1929 में इसको पूर्ण स्वराज के रूप में इसको देखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1929 में, 31 अक्टूबर का दिन था, और जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट सीमांत गांधी, जिसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो इसको आप स्टूडेंट खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। और
इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर जो स्वराज सीरियल आ रहा था, तो अगर आपने इनके बारे में नहीं देखा है तो कभी आपको समय मिलेगा तो जाके भारतीय नायकों के बारे में आप स्वराज पे या यूट्यूब पे आप इनके बारे में देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा इन्होंने कितना बड़ा, ये भारत से ये जाना नहीं चाहते थे, मजबूरी में भारत विभाजन के बाद इनको सिंध होते हुए पाकिस्तान का एरिया में रहना पड़ा। और इनकी बहुत बुरी, ये बहुत अच्छे नेता थे, गांधी जी के समर्थक भी थे, और लेकिन ये भारत से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो क्षेत्र विभाजन के मजबूरन इनको पाकिस्तान में इनका क्षेत्र पड़ा और उनको उधर जाना पड़ा, जहां पे इनका बहुत बुरा हाल हुआ था। मतलब इनको अच्छा सम्मान वहां नहीं मिल पाया, जबकि ये स्वतंत्रता के नायकों में से एक थे, तो इनको विरोधी करार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बनाने वाली, जो ड्राफ्ट कर रही थी, उस कमेटी का हेड कौन था, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं? तो BR अम्बेडकर। इनको संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, और जो ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद के रूप में दे रहा है, तो ये क्या थे? इसके हेड थे, ठीक है। और संविधान कब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया, और 1950 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधित द्वारा समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी कभी देने जाते हो ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है। तो ये कह रहा है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? कई बार बस पूछ देता है स्टूडेंट कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया, इसी को सेकुलर कहते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष को ही सेकुलर शब्द कहते हैं। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ना, इसी में जोड़ दिया गया। और ये जो संविधान संशोधन में ये तीनों शब्द जोड़ दिए गए, ये 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ दिए गए 1976 में, 1976 में। और ये किसमें जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए, जिसको आप कहते हो प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें जोड़े गए थे। तो आप अगर क्वेश्चन पूछा सेकुलर शब्द किस संशोधन से आया, तो भी आपको यही याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? पूर्ण रूप से संघात्मक, पूर्ण रूप से एकात्मक, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक, यानी फेडरल लीनिंग टुवर्ड्स, फेडरल तो है, एकात्मक है, लेकिन संघ की तरफ क्या हुआ? झुका हुआ है। तो ऑप्शन एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक, यानी फेडरल लीनिंग टुवर्ड यूनिटरी। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। क्यों इनको मूल अधिकार कहते हैं? जो संविधान में जो दिए गए ना अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया और रक्षा किया जा सकता है। संविधान में न्यायालय इनको लागू कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है, इसलिए इनको कहते हैं वे प्राकृतिक अधिकार, दे आर नेचुरल राइट। क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए ना, ये इंसान को मिलने ही चाहिए। भले कोर्ट उसकी रक्षा करता जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो कोर्ट द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो कोर्ट तो कोई भी कानून ऐसा बना सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। कल से कह देगा, अगर मान लीजिए किसी देश में मैं बता रहा हूँ, अगर कह दे रहे कि कल से विद्यालय नहीं जाना है, शिक्षा नहीं प्राप्त करनी, और वहां का सरकार उसको रोकने लगे, तो रोक ही लेगा। लेकिन इसको मूल अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता कि इसको कोर्ट से इसकी रक्षा की जा सकती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। उसके एक तरह से आप कह सकते हैं जन्मसिद्ध अधिकार की तरह है, ठीक है। ये उसके प्राकृतिक अधिकार है और संविधान द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। ये भी इसमें आप जोड़ लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यानी जब आपको सिटीजनशिप चाहिए तो इसमें इसको डिटरमाइन करने वाला कंपेटेंट बॉडी कौन सा है, ठीक है। तो नागरिकता कहां से हमको मिलती है? नागरिकता अगर किसी को नागरिकता देने वाला लेने वाला संसद तय करता है कि कौन देश का नागरिक है। तो जो यहाँ पे रह रहा हो, कब से रह रहा, और किसी बाहरी को अगर उसने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, तो संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त कौन कहता है कि कौन यहाँ का नागरिक होगा? शर्त कहां से तय होता है? तो संसद से ये तय होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? कानून द्वारा बाध्यकारी, कानून द्वारा बंधनकारी नहीं। तो स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि ये कानून रूप से बंधनकारी होते हैं, कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं। राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं यानी क्रिएटिव कमांड फॉर स्टेट, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये राज्य के लिए रचनात्मक, कानून द्वारा बंधनकारी, कानून द्वारा बंधनकारी नहीं, ठीक है। तो ये वाली बाइंडिंग बाय लॉ और बाइंडिंग बाय लॉ, ये राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं, और इसमें से नहीं। तो स्टूडेंट जब हम इसमें देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये संविधान का मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर ये संविधान की तरह से एक तरह से आत्मा का रूप ले लेते हैं, ठीक है।
और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसको सबसे पहले आयरलैंड ने अपना लिया था, अपने संविधान में लागू करने वाला राज्य बन गया था, ठीक है। और ये इसी से कोई राज्य वेलफेयर स्टेट बनता है, ठीक है। मानव संविधान के विकास के साथ विकसित हुए और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अनुच्छेद ये स्टूडेंट आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये राज्य के लिए क्या होते हैं, रचनात्मक आज्ञाएं देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से क्रिएटिव कमांड फॉर स्टेट है। और ये जानते हैं जो अनुच्छेद 37 के अनुसार ये किसी भी कोर्ट से क्या कर सकते, न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। और समझ में आ रहा है, तो मतलब इनको किसी न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में ही नैतिक अधिकार रखते हैं, ठीक है। नैतिकता के आधार पर ये चलते हैं, ठीक है। इनको लागू करा कोर्ट से जाकर लागू कराने के लिए की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना उनको वहां से लागू कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो देखिए ये तो आपको पता है स्टूडेंट, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। आप देखते हैं ना इंडिपेंडेंस डे पे या जो भी है, तो प्रेसिडेंट को सारी सेनाओं के अध्यक्ष जो होते हैं वो, या सेनाएं जो है वो प्रेसिडेंट को सल्यूट करती है, और वो सबसे बड़ा हेड वही होता है। भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा हेड राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी जो कहता है इम्पीचमेंट या इम्पीच को कराए प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ टू इम्पीच द प्रेसिडेंट यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस राष्ट्रपति पे लगाने का अधिकारी कौन है? तो संसद के दोनों सदन में अगर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटाया जाने वाला प्रक्रिया ही इम्पीचमेंट, जिसको महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग के द्वारा ही अगर लगाया जाता है तो उसकी जांच होती है, संसद के दोनों से वोटिंग होती है, और अगर पाया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके कार्य से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सदन के दोनों सदस्यों द्वारा तय होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो कोई भी केंद्रीय सेंट्रल है वाला सारा काम लोकसभा से होता है। ये लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी जो कह रहा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन टू लोकसभा, ये लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और जो हमारा कोई जो राज्य का होता है तो वो मतलब जो हमारे विधायक वाले वो होते हैं तो वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो उनके विधान पर सभा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कैसे तय होता है? कोई विधेयक वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो जो बिल है वो फाइनेंस बिल है नहीं है, इसका वो क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारा हो जाएगा राइट। कोई भी जो बिल है वो फाइनेंस बिल है या नहीं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा तय किया जाता है, बस उसी को यह अधिकार होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो स्टूडेंट जो मतलब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो कितने सदस्य, या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कितने सदस्य मनोनीत कर सकता था, अब नहीं करता है, ठीक है। ये बाद में खत्म कर दिया गया इसको अब, लेकिन पहले मनोनीत कर सकता था। और कितने कर सकता था? 2 कर सकता था, ठीक है। अब नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संसद का अर्थ है, तो संसद किससे बना है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो हमेशा इसको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दे दिया जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। और राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो हमेशा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी स्टूडेंट। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? स्टूडेंट ये सब तो आप बेसिक जानते हो कि लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा, यानी जिसके एमपी ज्यादा होते हैं, वही अपनी पार्टी के लोगों को में से किसी एक नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत ज्यादा होता है, यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसके पास बहुमत होती है लोकसभा में। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के देखिए, लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो हमारे द्वारा विधायक और सांसद चुने जाते हैं, तो सांसद जो चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए, लेकिन जो राज्यसभा के कर्मी चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्टूडेंट राज्यसभा ऐसी है जो कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं, यानी कार्यमुक्त होते रहते हैं, और नए सदस्यों आते रहते हैं। इसी तरह से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकती है। अगला क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का कौन होता है? देखिए सेंटर, तो स्टेट का कौन होता है? राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का, ठीक है, कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, जब गवर्नर के पास ही तो देखते हैं ना, बार बार विवाद होता है, मुख्यमंत्री गवर्नर के पास जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट का किसको माना जाता है? गवर्नर को माना जाता है। और सेंट्रल में किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को माना जाता है। कोई भी कानून प्रेसिडेंट की अनुमति से लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वो केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल की अनुमति से। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो स्टेट काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? तो जो राज्य मंत्रिपरिषद समूह उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो राज्य किसके लिए होगा? विधानसभा के लिए होगा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके लिए? टू द असेंबली, असेंबली के लिए जो होता है स्टेट के लिए, उसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जज कब रिटायर होते हैं स्टूडेंट? तो ये 65 ईयर्स के एज पे रिटायर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 65 ईयर्स के एज पे रिटायर होते हैं। और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कोलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो कह रहा है, ठीक है, और संविधान की रक्षा कौन करता है? संसद करती है। ये किसको? वो रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट में कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी को स्टूडेंट घेरिएगा, मैं बता तो रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय और कर रहा हूं पार्लियामेंट। तो संविधान की रक्षा कौन करता है? पार्लियामेंट संविधान जो कानून बनाती है, ठीक है, रक्षा करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। वही सारे चीजों को हमारे संविधान की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय स्टूडेंट? तो 25। इस समय कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा कि हाई कोर्ट कितने हैं? 25। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जितने राज्य हैं उससे कम संख्या में जो वो है उससे ज्यादा कम हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो स्टूडेंट अब ये देखिए, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे जिला न्यायालय ना होके इसको होना चाहिए था उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट का प्रावधान का आर्टिकल जो दिया हुआ है ना, ये हाई कोर्ट, इसको आप समझिएगा, और इसको हाई कोर्ट के लिए पहले याद करिए, फिर मैं जिला वाला बता रहा हूँ। इसको हाई कोर्ट समझिए, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का प्रावधान 214 में किया गया। ठीक है, किसमें किया गया? इसको आप स्टूडेंट हाई कोर्ट समझेंगे, और कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह पे हम हाई कोर्ट समझेंगे। तो संविधान के आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अब जो स्टूडेंट बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो जिला न्यायालय है, तो इसको 233, या क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो गया, या ऑप्शन जो भी होगा उन्होंने, तो 233 में, आर्टिकल 233 से 237 के बीच में सारी बातें की गई हैं, ये जो है ये जिला न्यायालय से संबंध में। तो आर्टिकल 233 जो है वो प्रावधान करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ठीक है, तो आपको याद रखना 233, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट हो जाएगा 214, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट की का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत, यानी जो उसको रिमूव किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को, तो जो कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको कैसे हटाया जाता है? तो मैंने बताया उसको इम्पीचमेंट का प्रोसेस ला के, जो इसको महाभियोग कहते हैं, महाभियोग के प्रोसेस द्वारा संसद में वोटिंग करा के उसको हटाया जा सकता है, और संसद के प्रस्ताव पे राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा, संसद का में जब प्रस्ताव पारित होता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया स्टूडेंट, मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये उच्च कोर्ट का, सॉरी उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज को हटाने की बात हो रही है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकता है संसद के प्रस्ताव पे, पार्लियामेंट के मोशन पे, लेकिन और जो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है वो भी संसद से ही हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, उस लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अगर उसको राष्ट्रपति के खिलाफ जो इंपीचमेंट के लिए वोट करते हैं, तो सदन के दोनों सदस्य अगर उनके विरोध में वोट कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है,
और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सदन के प्रस्ताव पे, संसद के प्रस्ताव पे राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, कह रहा है हाउ मेनी मेंबर कैन गवर्नर नॉमिनेट इन स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितने उसको मनोनीत कर सकता है? तो 1/6वां हिस्सा। स्टूडेंट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1/6 हिस्सा जो है वो राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, ठीक है, विधान परिषद में। ये राज्यपाल को पावर कितना दिया गया? 1/6। और मैं बाकी भी बताऊंगा कि कौन कितना कर सकता है। 1/3 पावर दिया गया है स्टूडेंट, किसको? 1/3 पावर दिया गया है राज्य के स्थानीय संस्था यानी नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड। ये जो है 1/3 ये करते हैं। 1/3 ही करता है चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा। 1/3 सदस्यों का चुनाव ही विधानसभा सदस्य करते हैं। 1/3 राज्य के स्थानीय संस्था द्वारा, नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड द्वारा होता है, ठीक है। 1/12 हिस्सा स्टूडेंट जो लिखा है, 1/12 हिस्सा कौन करता है? 1/12 हिस्सा जो होता है शिक्षा स्नातक करते हैं, और 1/12 हिस्सा स्नातक शिक्षक करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, शिक्षक MLA होते हैं ना जो चुने जाते हैं, तो वो। तो 1/12 हिस्सा ये, 1/3 ये, और 1/6 जो करता है वो राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और जो 1/6 करता है ये लोग कहां से हो सकते हैं मनोनीत कर सकता है? तो ये ज्ञान, सेवा, व्यापारिक अनुभव रखने वाले क्षेत्र से लोग हो सकते हैं, मतलब जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति किसके सलाह पे की जाती है? यानी जो हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, वो जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके सलाह पे की जाती है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे की जाती है, ठीक है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको वो करता है, तो वो लोग हाई कोर्ट में क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। ये लोग उसकी सलाह देते हैं कि इनको सरकार को इनको रिकमेंड किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन कब किया गया? फर्स्ट स्पेशल महिला अदालत कॉन्स्टिट्यूटेड इन उत्तर प्रदेश। तो कब किया गया? 10 जनवरी 1995 को लखनऊ में। 10 जनवरी 1995 को लखनऊ में पहली महिला, जो उत्तर प्रदेश में पहला विशेष महिला अदालत की स्थापना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि यानी कानून बना सकती हैं? ठीक है, तो केंद्र की जो सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बना सकती हैं? तो वो विवाह समझौता और हानि यानी मैरिज पे बिल्कुल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान यानी आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पे बिल्कुल, क्रिमिनल लॉ एंड एक्शन इस पे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी सही। जो केंद्र और राज्य है ये सब जो है इन दोनों पे समवर्ती सूची में आता है, और इस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और कानून किस पे कानून बना सकते हैं? केंद्र और राज्य। तो जो चीजें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने के अधिकारी होते हैं। उसमें शिक्षा, न्याय व्यवस्था, इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो ये देखिए, अब ये भी वही बात पूछ रहा है। तो 7वीं अनुसूची, उसी से मिलता जुलता बात पूछ रहा है, वही बात नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो सेंटर के पावर क्या है, स्टेट के पावर क्या है, ये सारे का जिक्र 7वीं अनुसूची में हुआ है। इसमें तीन चीजों को रखा गया। इसमें संघ की सूची में कौन है यानी सेंट्रलशिप में कौन जाएंगे, राज्य सूची में किन किन विषयों को है, और समवर्ती सूची यानी कौन से विषय है जो दोनों बना सकते हैं जिसपे। तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है, ठीक है। और इसमें सबके अधिकार उसमें साफ किए गए हैं कि क्या अधिकार राज्य के हैं, क्या अधिकार केंद्र के हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? तो राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था जो है, ग्रांट देने की पावर किस में दी गई है? आर्टिकल 375 में। कॉन्स्टिट्यूशन के ने प्रोविजन किया आर्टिकल 375 के द्वारा जो है राज्यों को, स्टेट को ग्रांट दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? तो देखिए, अब 370, 371 ये विशेष राज्य का दर्जा देने वाले हैं। तो 370 तो खत्म हो गया है। 371 कितने? 12 स्टेट्स पे। कितने स्टेट पे लागू होता है 371? जो उनको, जैसे आसाम उसाम है, जो और सारे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश है जिनको कुछ विशेष छूट दी गई है, तो 371 कितने राज्यों पे लागू होते हैं? 12 राज्यों पे लागू होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे जो ये 12 राज्यों पे लागू होने के साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे 371B जो है वो आपके 22वें संशोधन में जोड़ा गया है, जिसमें असम के लिए जोड़ा गया है। जैसे 371A है, 371B है, CDEFGH, ऐसे ही 371 के अलग अलग हैं। जैसे 371F जो है वो भारत सिक्किम के लिए हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से कुल 12 राज्यों के लिए प्रावधान है, ये बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है।
तो ये 12 राज्यों के लिए, इसको एक बार आप भी चेक करिएगा कि 12 है कि 13 है कि 11 है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने देखा है तो 12 राज्यों के लिए ये लागू होते हैं। इसको आप और अच्छे से नए पे देख के जाइएगा, ये बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीएसटी कितने प्रकार के कर होते हैं? तो भारतीय जीएसटी में 3 तरह के कर होते हैं, ठीक है। इंडियन जीएसटी में कितने तरह के टैक्स होते हैं? 3। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सर्विस टैक्स, 3 तरह के टैक्स इसमें शामिल होते हैं जीएसटी में, ठीक है। बाकी सब तरह के करों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 40वां प्रश्न, 39वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कब बना? तो ये 2004 में बना है स्टूडेंट। कब बना है? 2004 में इसको गठन किया गया, ठीक है, 2004 में। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो स्टूडेंट 61वें संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया? 61 जो ये कब हुआ था? 1885 के आसपास, ठीक है। 1885 में हुआ था 61 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या कर दिया गया था? जो वोटिंग राइट को 18 से कर दिया गया था 21 वर्ष से घटाकर। पहले 21 हुआ करती थी, उसको बाद में कितना कर दिया गया था? इसको 18 कर दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको 40 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आएगी। स्टूडेंट हमने 2022 का भी प्रीवियस पेपर अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां से जुड़कर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। हम आपको डीडीयू से जुड़ी सारी अपडेट वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स गुड लक।